हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th अकाउंटेंसी यूनिट 5 डेप्रिसिएशन प्रोविज़न एंड रिजर्व में हम डेप्रिसिएशन के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने डेप्रिसिएशन के डेफिनेशन को देखा, उसके फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक को देखा और काउजेज ऑफ डेप्रिसिएशन, ये सब कुछ हमने लास्ट के वीडियो में देखा। साथ ही साथ हमने नीड्स इंपॉर्टेंट या ऑब्जेक्ट ऑफ डेप्रिसिएशन प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन, ये भी हमने लास्ट वीडियो में देखा है। अब आज हम स्टार्ट करेंगे आपका थोड़ा और थ्योरेटिकल पार्ट, इसका हम कवर करते हैं, फिर प्रैक्टिकल पार्ट इसका हम शुरू करेंगे। सबसे आपका जो पहला पॉइंट आज या जो पहला आपका यहाँ हेड जानना है वो है फैक्टर डिटरमाइनिंग द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। सबसे पहले हम इसको समझेंगे, फिर मेथड्स ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन जो हमको सिलेबस में दिया गया है, हमारे सिलेबस में डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने का मेथड, उसके बारे में हम जानेंगे। और फिर हम जानेंगे कि क्या मेरिट या लिमिटेशन है डेप्रिसिएशन को प्रोवाइड करने का। देखिए, सबसे पहला है फैक्टर डिटरमाइनिंग द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, यानी वो कौन कौन सा फैक्टर है, तत्व है जो निर्धारित करता है, डिटरमाइनिंग जो निर्धारित करता है द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। तो वो कौन सा तत्व है, फैक्टर है जो निर्धारित करता है डेप्रिसिएशन के अमाउंट को। ठीक है, तो कौन कौन सा फैक्टर है उसके बारे में हम वन बाय वन करके जानेंगे कि अमाउंट क्या होगा डेप्रिसिएशन का, कितना अमाउंट डेप्रिसिएशन का होगा, कौन कौन सा फैक्टर है जो उसको निर्धारित करता है। सबसे पहला है टोटल कॉस्ट ऑफ द एसेट। तो सबसे पहले जब डेप्रिसिएशन आप कैलकुलेट करोगे तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि आपके जो फिक्स एसेट पर जो आप डेप्रिसिएशन लगाओगे उसका कॉस्ट क्या है। अगर आप कॉस्ट ही नहीं जानोगे, आप अपने एसेट का लागत ही नहीं जानोगे कि कितने का एसेट है, तो फिर आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करोगे कैसे। इसीलिए सबसे पहला जो फैक्टर है जो ये निर्धारित करता है कि डेप्रिसिएशन का अमाउंट क्या होगा, वो है आपका टोटल कॉस्ट ऑफ द एसेट। यानी जो भी आप एसेट है, मान लो एक मशीनरी है, मशीनरी एक फिक्स एसेट है जो कि साल दर साल आपका डेप्रिसिएट करेगा, जाहिर सी बात है। अब आपको इसका पता करना हो कि आपने खरीदा कितना में है इसको बिजनेस में, यानी कॉस्ट कितना है आपका। जब तक अगर आप कॉस्ट नहीं जानोगे तब तक आप जो है डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। देखिए, तो टोटल कॉस्ट ऑफ द एसेट आप कैसे पता करोगे बिजनेस में। डेप्रिसिएशन तभी तो कैलकुलेट करोगे जब कॉस्ट, जब आपके पास कोई वैल्यू ही नहीं रहेगा तो आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कैसे करोगे। तो सबसे पहले मान लो आपने कोई मशीनरी खरीदा, अकॉर्डिंग टू हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट, आपने जितने पे मशीन खरीदा आप उतना ही पर रिकॉर्ड करोगे, मार्केट वैल्यू से आपको कोई मतलब नहीं है। तो आपने 90,000 रुपये का यहाँ पर एक मशीनरी खरीदा, ये मशीनरी का कॉस्ट है, आपके एसेट का क्या है, कॉस्ट है, लागत है। लेकिन लागत सिर्फ यही नहीं होगा, इसको मशीन को लाने का, बिजनेस तक लाने का खर्च, यानी इसमें जो कैरेज लगा होगा वो, इसके इंस्टॉलेशन का खर्चा, या फिर इसको इसके रनिंग कंडीशन तक आने से पहले जो भी इस मशीन पर खर्च किया गया होगा वो उसके कॉस्ट में ऐड होता है। तो यहाँ पर मान लो कि इंस्टॉलेशन वगैरह, जो आपका ट्रांसपोर्टेशन चार्ज है, सब कुछ मिला करके, कुछ वेजेस लगा होगा इसको इंस्टॉल करने में, तो सब मिला जुला करके मशीन में 10,000 रुपये रनिंग कंडीशन से आने से पहले 10,000 और खर्च हुआ। तो बताइए मशीन का कॉस्ट कितना है। मशीन का कॉस्ट अब 90,000 नहीं है, बल्कि मशीन का कॉस्ट हो गया है आपका 1 लाख रुपीस। अब आप इसी अमाउंट पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करोगे। तो कौन सा फैक्टर है जो निर्धारित करता है डेप्रिसिएशन के अमाउंट का, तो टोटल कॉस्ट ऑफ द एसेट। सबसे पहले आपका टोटल कॉस्ट ये पता करना होगा, तभी आप पता करोगे कि डेप्रिसिएशन कितना लग रहा है। तो मान लो कि ये कॉस्ट हो गया, अब आपको पता चल गया 1 लाख, तो आप इसी पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करोगे। अब जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करोगे तो मान लो कि 10% रेट है पर एनम का, तो यहाँ पर 10,000 रुपये डेप्रिसिएशन होता है 1 साल का। तो यहाँ पर 1 लाख में से 1 लाख गया, 10,000 गया, तो 90,000 का आपका एसेट हुआ। तो इस तरीके से आप जो है ये डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करोगे। कब? जब आपको कॉस्ट पता होगा, यानी 1 लाख रुपए यहाँ पर टोटल कॉस्ट पता होगा, तभी तो आप डेप्रिसिएशन उसमें से माइनस करोगे। तो सबसे पहला फैक्टर अमाउंट क्या होगा डेप्रिसिएशन का, तो आप अमाउंट जो होगा वो निर्धारित कौन करेगा, तो सबसे पहले कॉस्ट निर्धारित करेगा। पता तो करो कि पहले है कितने का, तभी तो डेप्रिसिएशन लगाओगे। तो अभी हमको पता चला कि मेरा जो एसेट है, मशीनरी है, वो 1 लाख का है, तो 1 लाख का 10% अगर पर एनम हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं तो ये 10,000 होगा। अगर ये मशीन मान लीजिए कि कॉस्ट इसका 90,000 आता, तो 10% 9,000 आता। तो डेप्रिसिएशन का अमाउंट वेरी कर सकता है
अगर आपका जब तक कॉस्ट नहीं पता हो तब तक आप डेप्रिसिएशन लगाओ कैसे। अगर 90,000 आएगा तो 9,000, अगर 1 लाख है तो 10,000। तो अमाउंट कौन डिसाइड कर रहा है? कॉस्ट डिसाइड कर रहा है। यहाँ पर डेप्रिसिएशन का कॉस्ट जो है, यहाँ पर एसेट का कॉस्ट जो है वो डेप्रिसिएशन को निर्धारित कर रहा है। तो ये पहला बात आपको समझ में आया, पहला पॉइंट ये। इसके बाद आपका है एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट। अब अगर आप स्ट्रेट लाइन मेथड से करोगे डेप्रिसिएशन को, या फिर आप डेप्रिसिएशन के बारे में हम बात करते हैं सिर्फ कि डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करोगे, तो सबसे पहले एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट। कोई भी एसेट जब आप फिक्स एसेट परचेज करोगे तो उसका एक एस्टिमेटेड लाइफ होता है कि कितने साल ये मशीन चलेगा। हो सकता है कि वो मशीन का लाइफ 10 साल हो, 20 साल हो, 30 साल हो, इस तरीके से मशीन का लाइफ हो सकता है। तो अगर आपको सबसे पहले ये एस्टिमेट करना होगा, ये जानना होगा कि मशीन का लाइफ कितना है, यानी एस्टिमेटेड लाइफ कितना है। मान लीजिए कि कोई मशीन जो है उसका लाइफ 30 साल है मान लेते हैं, लेकिन अगर कोई नया टेक्नोलॉजी आने की वजह से, कोई न्यू इन्वेंशन आने की वजह से इस मशीन की जगह कोई और अच्छा टेक्नोलॉजी वाला मशीन आने से इसका यूजफुल लाइफ 30 साल की जगह 20 साल भी हो सकता है, या फिर अगर इसका यूजफुल लाइफ 20 है तो उसका लाइफ 10 साल भी हो सकता है। तो मशीन का जो लाइफ एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट, ये आपका डिपेंड करता है कि कोई नया मशीन आया है या नहीं। अगर 30 साल लाइफ है और कोई नया अच्छा सोफिस्टिकेटेड मशीन आ गया तो फिर उसका लाइफ घट के 20 साल होगा। तो आप डेप्रिसिएशन 30 साल पे नहीं बल्कि 20 साल के लिए ही कैलकुलेट करोगे। तो ये भी आपका जो है वो बताता है या निर्धारित करता है डेप्रिसिएशन के अमाउंट को कि उसका एस्टिमेटेड लाइफ क्या होगा। इसके बाद है एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू। क्या होता है स्क्रैप वैल्यू, उसको हम समझाते हैं। देखिए ये दोनों पॉइंट को हम आपको साथ ही, तीनों पॉइंट को एक्चुअली में हम साथ में समझाते हैं। देखिए मशीन आपने खरीदा कॉस्ट 90,000 में और प्लस 10,000 रुपये इसके रनिंग कंडीशन से आने से पहले खर्च किया आपने, तो मशीन का जो कॉस्ट हो गया वो हो गया आपका 1 लाख रुपीस। सबसे पहला पॉइंट आपका ये जानना जरूरी है कि मशीन का कॉस्ट कितना है, 1 लाख रुपीस, तभी तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करिएगा। अब यूजफुल लाइफ जो है मान लीजिए मशीन का कितना है, 10 साल है। 10 साल तक परफेक्टली जो है मशीन काम करेगा। और स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू का मतलब होता है कि आप जब 10 साल कंप्लीट हो जाएगा मशीन का, तब तो ये मशीन किसी काम के नहीं रहेगा, तो आप इसको कबाड़ में मान लो बेच दोगे। इस मशीन को जब आप कबाड़ में बेच दोगे तो मान लो इससे 10,000 रुपया आपका रिकवर हो जाएगा। अब स्क्रैप वैल्यू का मतलब क्या है कि जब 10 साल मशीन का कॉस्ट कितना है, कॉस्ट है 1 लाख, ये मशीन चलेगा कितना साल, 10 साल चलेगा। और 10 साल के बाद जैसे ही 10 साल कंप्लीट होगा आप इस मशीन को बेच दोगे, और बेचने से कितना मिल जाएगा आपको, 10,000 रुपये मान लो मिल जाएगा। ये आपने एस्टिमेट किया, ये आपने क्या किया, एस्टिमेट किया। अच्छा 10 साल के बाद ये मशीन 10,000 रुपये में बिक जाएगा, स्क्रैप वैल्यू उसको बोलते हैं। यानी जब कंप्लीट हो जाएगा एसेट का लाइफ और उसके बाद जब आप उसको बेचोगे तो उसको बोलते हैं हम क्या, यहाँ पर स्क्रैप वैल्यू, ब्रेकअप वैल्यू या सैल्वेज वैल्यू उसको बोलते हैं। तो बेसिकली अगर हम यहाँ पर बात करें कि स्क्रैप का मतलब क्या होता है, तो आप अपने मशीन को 10 साल के बाद जब ये कबाड़ हो जाएगा तो उसको 10,000 में बेच दोगे, यही 10,000 रुपये इसका स्क्रैप वैल्यू कहलाएगा। स्क्रैप वैल्यू का मतलब यहाँ पर होता है कि आपने मशीन को बेचा, आपने जो आपने मशीनरी खरीदा, यहाँ पर मशीनरी जो आपने परचेज किया यहाँ पर, उसको 10 साल के बाद 10,000 रुपये में बेचोगे, तो ये कहलाता है आपका स्क्रैप वैल्यू, सैल्वेज वैल्यू, ब्रेकअप वैल्यू। लेकिन स्क्रैप वैल्यू यहाँ लिखा हुआ तो इसका मतलब क्या है कि जब आप मशीन को बेच दोगे तो ये मशीन जो है इसका दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, बल्कि उसको पूरा क्रश कर दिया जाएगा, ख़त्म कर दिया जाएगा। तो जब उसको ख़त्म कर दिया जाएगा तो फिर भी आपको 10,000 रुपये कीमत मिलेगा। सैल्वेज वैल्यू का मतलब होता है कि उसको क्रश नहीं किया जाएगा, मशीन को फर्दर इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, मान लो आपने कोई पुराना अपना व्हीकल था, मोटरसाइकिल, वो आपने बेच दिया, तो उसको बेचने पर आपको स्क्रैप वैल्यू जो उसका मिला मान लो 10,000 रुपये मिला। अब वो बंदा जो उसने खरीदा है, या उसको उस मोटरसाइकिल को पूरा क्रश कर देता है, पूरा तोड़ देता है, उस पर उसको बुलडोजर चला देता है, उस पर आप कह सकते हो। तो वो बुलडोजर चलाए या चाहे तो उसको आप इस्तेमाल करें,
वो उस पर डिपेंड करता है। हमको तो 10,000 रुपये मिल गया ना, तो उसी को हम स्क्रैप वैल्यू, ब्रेकअप वैल्यू या सैल्वेज वैल्यू कहते हैं। तो स्क्रैप वैल्यू का मतलब कि उसको वो बर्बाद कर दिया, अगर नहीं भी उसको बर्बाद किया फिर भी हमको 10,000 रुपये मिला। तो अपने केस में, हमारे केस में स्क्रैप वैल्यू, सैल्वेज वैल्यू, ब्रेकअप वैल्यू सबका एक ही बात है कि मशीन के जब लाइफ पूरा हो जाएगा तो उस समय हमको मशीन का कितना कीमत मिलता है उसे हम स्क्रैप वैल्यू, सैल्वेज वैल्यू या फिर ब्रेकअप वैल्यू बोल सकते हैं। ठीक है। अब देखिए, मशीन का कॉस्ट 1,00,000, 10 साल इसका लाइफ है और बेचने पर लास्ट में कबाड़ में जब बेचेंगे तो 10,000 रुपये मिल जाएगा। तो बताइए कि डेप्रिसिएशन का अमाउंट यहाँ पे क्या है। तो देखिए, मशीन का कॉस्ट कितना है, एनुअल डेप्रिसिएशन हम कैलकुलेट करते हैं, जो कि हम इसमें डेफिनेशन में भी पढ़ेंगे। एनुअल डेप्रिसिएशन क्या होगा, तो एनुअल डेप्रिसिएशन बताइए, मशीन का कॉस्ट कितना है, 1,00,000 रुपया, 1,00,000 है। अच्छा, आपको क्या 1,00,000 रुपये रिकवर करना है? अगर मान लीजिए कि आपका कोई सैल्वेज वैल्यू नहीं है, कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं है, तो आप 10 से इसको डिवाइड कर दोगे नंबर ऑफ ईयर से, तो पर साल कितना, हर साल आप कितना डेप्रिसिएशन लगाओगे, 10,000। तो बताइए 10 साल 10 ईयर इंटू 10,000 रुपये अगर हर साल का डेप्रिसिएशन है, तो आपको, आपके पास कितना 10 साल के अंत में कितना रुपया आ जाएगा, 1,00,000 रुपये आपके पास आ जाएगा डेप्रिसिएशन को लगा करके। डेप्रिसिएशन हर साल 10,000 रुपये 10 साल तक लगाएं तो 1,00,000 रुपये 10 साल के अंत में आपके पास होगा, अगर कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं है तो। लेकिन अगर कोई स्क्रैप वैल्यू है, मान लीजिए इसका, देखिए कि आपको 1,00,000 रुपये है यहाँ पर, जिसमें से आप माइनस कर दो कि आपको कबाड़ में बेच देने पर स्क्रैप वैल्यू कितना मिल जाएगा, तो 10,000 रुपये मिल जाएगा। तो बताइए 1,00,000 में से 10,000 गया 90,000, तो 10,000 तो बेचने पे मिल ही जाएगा। देखिए, बेचने पर 10 साल के बाद 10,000 मिल जाएगा, तो डेप्रिसिएशन कितने पे कैलकुलेट करना है, 90,000 पे। तो 1,00,000 माइनस 10,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर, कितना है आपका, 10 ईयर। तो यहाँ पर 90,000 इंटू 10, तो 9,000 रुपये अगर आप डेप्रिसिएशन का एनुअल रेट है, हर साल अगर आप 10,000 रुपये से कैलकुलेट करते हो डेप्रिसिएशन, तो 9,000 डेप्रिसिएशन हर साल इंटू 10 साल, तो 90,000 रुपये आपके पास आ जाएगा डेप्रिसिएशन से मशीन का, और 10,000 रुपये बेचने पे आ जाएगा। तो टोटल 90 प्लस 10,000, 1,00,000 रुपये आपके पास आ जाएगा, जो मशीन का ओरिजिनल कॉस्ट है। कितना है यहाँ पर, 1,00,000 रुपया। ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पर बेसिकली डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करते हैं, और ये सारा आपका फैक्टर है, कॉस्ट हो गया, लाइफ हो गया और स्क्रैप वैल्यू, ये सारा फैक्टर है जो ये डेप्रिसिएशन को जो है वो अफेक्ट करता है या निर्धारित करता है। क्लियर है बात। फैक्टर डिटरमाइनिंग द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, ये तो हो गया। अच्छा, इसके बाद मेथड्स ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन। अब कौन कौन सा मेथड है जो हम, जिससे हम डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करेंगे। एक बात आप साफ साफ जान लीजिए कि कोई भी ऐसा मेथड नहीं है जो एग्जैक्ट डेप्रिसिएशन बता सकता हो। जैसे अगर आप कहते हो कि कोई इंसान का लाइफ जो है वो 100 साल तक जिएगा इंसान, आपका कोई भी कहता है कि 100 साल लाइफ होता है, अब तो घटा दो और 80 साल 70 साल बहुत लाइफ होता है, तो कोई कहता है कि 100 साल इंसान जिएगा, लेकिन कोई भी एग्जैक्टली अंदर झांक के नहीं देख सकता है कि उसका लाइफ क्या है। क्या वो 100 साल ही जिएगा, क्या वो 90 साल जिएगा, क्या वो 50 साल ही जिएगा, या वो अगले साल ही उसका मृत्यु हो जाएगा, ये कोई नहीं कह सकता है देख करके। आप कोई भी अंदर झांक करके ये नहीं कह सकता है, कोई डॉक्टर नहीं बता सकता है कि कितने साल चलेगा, कब इनका एग्जैक्टली डेथ हो जाएगा, इतना इस डेट को इतने बजे उनका डेथ हो जाएगा, कोई नहीं कह सकता है। उसी तरीके से यहाँ पर डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने का अकाउंटिंग में मेथड तो दिया हुआ है, लेकिन एक्चुअली में कोई भी मेथड ये नहीं बता सकता कि मशीन कितने से डेप्रिसिएट किया है, कितना घिस गया है मशीन, कितना चलते चलते उसका लाइफ कम हो गया है, ये कोई नहीं कह सकता है। लेकिन फिर भी हम एक मेथड तो होना चाहिए कैलकुलेट करने का। जैसे आपका कोई भी मशीन जब काम कर रहा है तो एक मेथड होना चाहिए उसको कैलकुलेट करने का, जो अकाउंटिंग में बहुत सारा इसलिए मेथड दिया है, जिसमें से मात्र हमको 2 मेथड पढ़ना है यहाँ पर। एक है स्ट्रेट लाइन मेथड और दूसरा है रिटन डाउन वैल्यू मेथड। 2 मेथड को यहाँ पर पढ़ना है हमको। एक है आपका स्ट्रेट लाइन मेथड और दूसरा है आपका रिटन डाउन वैल्यू मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड का दूसरा नाम हो जाएगा आपका ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी इसको बोलते हैं,
फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड या इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड भी इसको कहते हैं। अब क्यों कहते हैं यहाँ पर आप जानिएगा। देखिए, इसको हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से आपका स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा। सेम एग्जाम्पल को ही हम लेंगे, थोड़ा सा हटाते हैं और फिर समझाते हैं। स्ट्रेट लाइन मेथड जो है आपका क्या कहता है, 1 लाख का आपने मशीन खरीदा, इस पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। तो मान लो कि एनुअल डेप्रिसिएशन 10,000 है, तो पहला साल जो डेप्रिसिएशन लगेगा 10% के रेट से 10,000 रुपये लगेगा। ठीक है। अब मशीन का बुक वैल्यू कितना हो गया, 90,000। फिर से दूसरा साल डेप्रिसिएशन माइनस होगा, लिख देते हैं यहाँ पे थोड़ा, डेप्रिसिएशन दूसरा साल डेप्रिसिएशन फिर कैलकुलेट किया जाएगा। बोलता है स्ट्रेट लाइन मेथड या ओरिजिनल कॉस्ट मेथड इसका नाम है। तो ओरिजिनल कॉस्ट कितना है, 1 लाख, और 1 लाख पर आप लगाओगे, 90,000 पर नहीं लगाओगे, जो इसका ओरिजिनल कॉस्ट है उसी पर आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करोगे। तो बताओ 1 लाख पे फिर डेप्रिसिएशन कितना हो गया, 10%, 10,000 रुपये। तो अब मशीन का बुक वैल्यू कितना है, 80,000 रुपये। तीसरे साल आएगा, फिर से डेप्रिसिएशन इस पर होगा चार्ज। बोलता है मेथड का नाम क्या है, स्ट्रेट लाइन या ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, तो ओरिजिनल कॉस्ट कितना है, इतना, इसी पे डेप्रिसिएशन फिर से 10% लगेगा। तो अब मशीन का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 लाख का 10%, 10,000 माइनस हो जाएगा, मशीन अब 70,000 रुपये का है। तो इसी तरीके से आगे बढ़ते चला जाएगा और डेप्रिसिएशन जो लगेगा वो ओरिजिनल कॉस्ट पर ही लगेगा, क्योंकि हम कौन सा मेथड है आपका, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड या स्ट्रेट लाइन मेथड। अब स्ट्रेट लाइन मेथड क्यों कहता है ये हम हमको बताते हैं। देखिए, पहला साल 10,000, दूसरा साल 10,000, तीसरा साल 10,000। तो देखिए डेप्रिसिएशन जो है एक स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, 10,000 10,000, ना ही ऊपर जा रहा है ना ही नीचे जा रहा है, एक स्ट्रेट लाइन में 10,000 10,000 10,000, इसीलिए इसको आप बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड। दूसरा इसका नाम है आपका ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। जो आप डेप्रिसिएशन लगा रहे हो ये 10,000 रुपये, ये ओरिजिनल कॉस्ट पे लगा रहे हो, इसका जो घट करके वैल्यू आ रहा है उस पर नहीं लगा रहे हो, बल्कि ओरिजिनल कॉस्ट पे लगा रहे हो, इसलिए इसका दूसरा नाम ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी है। तीसरा है इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड। देखिए, हर बार जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट है वो इक्वल है, इसीलिए आप इसको इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड भी बोलते हैं, या इसको फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। देखिए, हर बार डेप्रिसिएशन का अमाउंट जो है बिल्कुल फिक्स है, 10,000 ही होगा, इसीलिए इसको फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी बोलते हैं। तो डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होगा, एक स्ट्रेट लाइन मेथड में 1 लाख का है मशीन, कॉस्ट इस पे 10,000 रुपये डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा। इस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे आपका स्ट्रेट लाइन मेथड। तो दिस मेथड इज ऑल्सो टर्म्ड एज ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, क्योंकि हम इस पर डेप्रिसिएशन किस पे लगाते हैं, जो ओरिजिनल कॉस्ट है उस पर लगाते हैं। बिकॉज अंडर दिस मेथड डेप्रिसिएशन इज चार्ज एज अ फिक्स परसेंटेज, एक फिक्स परसेंटेज पे चार्ज होता है ओरिजिनल कॉस्ट पे। ऑन दी ओरिजिनल कॉस्ट लिख भी दिया, ऑन दी ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट। ओरिजिनल कॉस्ट यहाँ पे कितना है, 1 लाख है, उसी पर डेप्रिसिएशन एक फिक्स रेट से चार्ज किया जाएगा। द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन रिमेन इक्वल फ्रॉम ईयर टू ईयर, ईयर टू ईयर, पहला साल दूसरा साल तीसरा साल ये हमेशा इक्वल रहेगा। तो द अमाउंट कितना है, 10,000 रुपये अमाउंट है ऑफ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन का अमाउंट कितना है 10,000 रुपये, रिमेन इक्वल, एकदम इक्वल रहेगा, फ्रॉम ईयर टू ईयर, फ्रॉम ईयर टू ईयर बिल्कुल इक्वल रहेगा। एंड एज सच द मेथड इज नोन एज इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड या फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड भी इसको कहते हैं, क्योंकि अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन जो है बिल्कुल इक्वल है, फिक्स्ड है। क्लियर है बात। अच्छा, इसमें कहता है कि डेप्रिसिएशन हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो एनुअल डेप्रिसिएशन आप निकालिएगा किस तरीके से, जैसा मैंने आपको अभी बताया। देखिए, जैसे अभी तुरंत आपको हमने बताया है फैक्टर में, उसी तरीके से यहाँ पर कैलकुलेट होगा। फॉर्मूला क्या कहता है, एनुअल डेप्रिसिएशन। तो एनुअल डेप्रिसिएशन थोड़ा शॉर्ट में लिखते हैं। सबसे पहले क्या है, कॉस्ट ऑफ द एसेट। कॉस्ट ऑफ एसेट यहाँ पे मान लेते हैं 1 लाख रुपया है, इसमें से कबाड़ में बेचने पे कितना मिल जाएगा, मान लो 10,000 रुपये, सेम एग्जांपल जो अभी हम बताए थे, 10,000 रुपये मिल जाएगा आपको। तो डेप्रिसिएशन कितने पे, और एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट मान लेते हैं ये है 10 साल तक एसेट जो है आपका चलेगा। तो बताइए कि डेप्रिसिएशन कितने पे कैलकुलेट करेंगे, 90,000 का 10, तो 9,000 रुपये आपका एनुअल डेप्रिसिएशन आता है। तो 9,000 अगर हम
डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं और 10 साल तक कैलकुलेट करेंगे तो डेप्रिसिएशन से मेरा 90,000 आ जाएगा और कबाड़ में बेचने पर 10,000 रुपये हमको और मिल जाएगा। तो टोटल 1,00,000 रुपया जो है पूरे 10 साल में मेरे पास आ जाएगा। जो मशीनरी का ओरिजिनल कॉस्ट है वो हमको 10 साल के अंत में मिल जाएगा। क्लियर है बात? अच्छा, ये तो हो गया आपका स्ट्रेट लाइन मेथड। अब रिटन डाउन वैल्यू मेथड को हम इस वीडियो में पूरा समझाएंगे तो नहीं, थोड़ा सा इसके बारे में हम बताते हैं। ये सब कुछ जो मैंने आपको रफली बताया है ये सब कुछ फॉर्मेट पे करना है और कुछ नहीं है इसमें। रिटन डाउन वैल्यू मेथड कितना है, मान लीजिए मशीनरी का कॉस्ट है 1,00,000, पहला साल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किए 10% के रेट से 10,000 रुपया, ठीक है, तो आया 90,000 रुपये, इसका बुक वैल्यू 90,000 हो गया। अब दूसरा साल आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करोगे तो दूसरा साल जो कैलकुलेट करोगे डेप्रिसिएशन वो किस पे करोगे, अब 1,00,000 पे नहीं करोगे, ओरिजिनल कॉस्ट पे नहीं करोगे, बल्कि अब मशीन का वैल्यू कितना है 90,000, तो इसका 10% हो गया 9,000, ये हो गया 81,000 रुपीज़। फिर तीसरे साल जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करोगे वो अब ओरिजिनल कॉस्ट पे नहीं करोगे बल्कि 81,000 पे करोगे तो 8,100 आपका डेप्रिसिएशन आएगा। तो जैसे जैसे वैल्यू कम होते जाता है आप उस पर डेप्रिसिएशन रिटन डाउन वैल्यू मेथड में कैलकुलेट करते हो। ये मेथड बाद में पढ़ना है इसीलिए फिलहाल इसको अभी नहीं समझेंगे उतना, ठीक। अब थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं कि मेरिट क्या है और डिमेरिट के बारे में थोड़ा हम बात कर लेते हैं। देखिए मेरिट क्या है, मेरिट ये है कि सिंप्लिसिटी है, क्या है 1,00,000 का एसेट और पहला साल डेप्रिसिएशन ओरिजिनल कॉस्ट पे 10,000, तो ये हो गया आपका 90,000। दूसरा साल डेप्रिसिएशन फिर से 10,000 ओरिजिनल कॉस्ट पे 80,000 और तीसरा साल फिर से डेप्रिसिएशन 10,000 ओरिजिनल कॉस्ट पे 70,000। ये है आपका तरीका। तो बिल्कुल सिंपल है, ओरिजिनल कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन लगाते जाओ 10,000 10,000 10,000, कोई झमेला ही नहीं है। तो ये सिंपल मेथड है। पहला मेरिट इक्विटी ऑफ डेप्रिसिएशन बर्डन। इक्विटी है मतलब हर साल एक जैसा ही डेप्रिसिएशन आपका लग रहा है 10,000 रुपये, तो ये बहुत सिंपल है और डेप्रिसिएशन का जो बर्डन है वो भी बिल्कुल इक्वल है। आपको अगले साल भी पता होगा, मतलब इस साल भी पता है कि अगले साल भी 10,000 लगेगा, उसके अगले साल भी 10,000 लगेगा। तो आपको ये एज अ बिजनेसमैन पता है कि हर साल मेरा 10,000 से मशीन जो है वो डेप्रिसिएट कर रहा है, तो हमको कोई झमेला नहीं है, ठीक। तो इक्विटी ऑफ डेप्रिसिएशन बर्डन, तो इक्विटी ऑफ डेप्रिसिएशन बर्डन आप जान रहे हो एज अ बिजनेसमैन कि 10,000 रुपये ही मेरा डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा, तो ये इसका एक मेरिट है। दूसरा है एसेट कैन बी कम्प्लीटली राइट ऑफ। अब देखिए 10,000 लग रहा है तो 70,000 हो गया, 10,000 और लगेगा 60,000, फिर 60 से 50, 40, 30, 20, 10 और लास्ट में 0। तो इसमें क्या है कि कम्प्लीटली राइट ऑफ, यानी कि 10 साल के अंत में आपका जो यहाँ पर एसेट है वो कम्प्लीटली उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, कम्प्लीटली राइट ऑफ हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक। इसके बाद है नॉलेज ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट एंड अप टू डेट डेप्रिसिएशन। हमको हमेशा ये पता रहेगा कि इसका ओरिजिनल कॉस्ट कितना है और कितना डेप्रिसिएशन लग रहा है, तो ये भी इसका एक मेरिट है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा इसके डिमेरिट के बारे में, जो हम बोर्ड पे नहीं लिखे हैं फिर भी आपको हम थोड़ा समझा देते हैं बुक से। DK गोयल के बुक से आपको समझाएंगे। सबसे पहला डिमेरिट है डिफ़िकल्टी इन कंप्यूटेशन। तो सबसे पहला जो आपका है यहाँ पर कंप्यूटेशन में डिफ़िकल्टी है। क्यों डिफ़िकल्टी है वो समझा देते हैं। पहला है, आप बुक से देख लीजिएगा कि ये जो मेथड है आपका, इसमें बहुत सारा मशीन हो सकता है। मशीन नंबर 1, मशीन नंबर 2, मशीन नंबर 3, मशीन नंबर 4। इसका लाइफ है 10 साल, 20 साल, 30 साल, 35 साल, ऐसे लाइफ है मान लो। तो हर किसी का लाइफ जो है अलग अलग है, इसीलिए पहला कहता है कि डिफ़िकल्टी इन कंप्यूटेशन। अब हर किसी पे अलग अलग तरीके से हमको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना हो, क्योंकि हर किसी का लाइफ यहाँ पर जो है वो 10 साल नहीं है, बल्कि कोई 10 साल है, 15 साल है, 20 साल है, 35 साल है। तो इसीलिए इस मेथड से कैलकुलेट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। अनइक्वल चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अब अनइक्वल चार्ज है प्रॉफिट के ऊपर। देखिए मशीन जो है 10 साल इसका लाइफ है, लेकिन शुरुआती साल में जो डेप्रिसिएशन आप कैलकुलेट कर रहे हो, एक तो डेप्रिसिएशन का खर्च है और दूसरा जो है आपका रिपेयर का खर्च है।
अब जाहिर सी बात है कि जब आदमी छोटा होता है, बच्चा होता है, तो उसको दवाइयाँ कोई उतनी ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन जैसे जैसे आप देखोगे कि सीनियर सिटीजन होते जाओगे या आपका उम्र बढ़ते जाएगा, तो 50 साल, 40 साल, 50 साल के बाद आप कुछ ना कुछ दवाइयाँ खाना शुरू कर देते हो, कभी बीपी की, शुगर की, ये हो गया, वो हो गया। तो शुरुआत में आपका उतना कोई खर्च नहीं होता है, आप कम रोटी खाकर भी कर लोगे। लेकिन जैसे जैसे आपका उम्र ढलता है, वैसे वैसे आपको जो है दवाइयों का खर्चा भी बढ़ता है। तो सेम चीज़ मशीन के साथ भी है। शुरुआत में डेप्रिसिएशन जो है आप इक्वल तरीके से लगा रहे हो, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मेथड से, लेकिन रिपेयर का खर्चा शुरुआत में कम है। लेकिन जैसे जैसे आप ये स्ट्रेट लाइन से तो लगता जा रहा है, जैसे जैसे साल बीतेगा, रिपेयर का खर्चा शुरुआत में कम रहेगा, लेकिन जैसे जैसे ये रिपेयर बढ़ता जाएगा, उम्र बढ़ता जाएगा मशीन का, रिपेयर का खर्चा जो है बढ़ता चला जाएगा। शुरुआत में मशीन बहुत अच्छे से काम करता है, आप जानते हो, मोटरसाइकिल, बाइक, कुछ भी आप ले लो यहाँ पर, शुरुआत में बहुत मक्खन की तरह चलेगा, लेकिन बाद में वो धीरे धीरे खराब होता है, तो उसका रिपेयर या मेंटेनेंस का खर्चा भी बढ़ता है। तो यही कहता है अनइक्वल चार्ज अगेंस्ट इनकम। जो ये है डेप्रिसिएशन, शुरुआत में तो इक्वल लग रहा है, मतलब शुरू में तो सब ठीक है, लेकिन रिपेयर जो है शुरुआत में कम है, बाद में ये प्रॉफिट के ऊपर बर्डन बढ़ाएगा। तो ये अनइक्वल चार्ज है अगेंस्ट इनकम का। फिर है अनड्यू प्रेशर इन दी लेटर ईयर। अनड्यू प्रेशर हो गया क्योंकि जो है शुरुआत में आप डेप्रिसिएशन लगा रहे हो, लेकिन जैसे जैसे मशीन पुराना होते जाएगा, वो क्या होगा कि एफिशिएंसी उसका कम होता चला जाएगा। तो डेप्रिसिएशन जो है आप उस पर बाद शुरुआत एक तरीके से लगा रहे हो, लेकिन बाद में उसका रिपेयर का खर्चा भी आपका बढ़ता जाएगा। तो एक अनड्यू प्रेशर है लेटर ईयर में, क्योंकि शुरुआत में तो मशीन ठीक काम करेगा, बाद में धीरे धीरे वो क्या होगा कि अच्छे से काम नहीं करेगा, रिपेयर का खर्चा भी उसका बढ़ेगा। फिर चौथा नंबर पॉइंट बोलता है ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर। ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर में यहाँ पे हो गया चौथा नंबर कि देखिए, आप मशीन में मान लो यहाँ पर लगा दिए 1 लाख रुपया, मशीन में लगा दिए 1 लाख रुपया, तो इंटरेस्ट फैक्टर जो है, अगर ये 1 लाख रुपये कहीं और लगाते हैं आप, आउट ऑफ बिजनेस मान लीजिए कहीं आप लगाते हैं, तो 1 लाख रुपये से आपको कोई रिटर्न मिलता, लेकिन आपने मशीनरी में इन्वेस्ट कर दिया है, तो इससे आपका कोई इंटरेस्ट नहीं बनेगा। तो इसमें जो है इंटरेस्ट फैक्टर नहीं बनता है। उसके बाद है डिमेरिट में 5वां है अनरियलिस्टिक टू राइट ऑफ द वैल्यू ऑफ एसेट टू जीरो। इसमें क्या है कि जो एसेट का वैल्यू है वो आपका जीरो तक भी पहुंच जाता है। अब देखिए, बात कह रहे थे कि इसका मशीन का वैल्यू जीरो तक भी पहुंचता है। थोड़ा सा इसको आपको हम दिखा भी देते हैं। 1 लाख का मशीन है, पहला साल कैलकुलेट करिएगा, पहला साल डेप्रिसिएशन 10,000 रुपया, मशीन हो गया 90,000 का। दूसरा साल डेप्रिसिएशन 10,000 माइनस करो, मशीन हो गया 80,000 का। तीसरा साल 10,000 माइनस करो, 70,000 रुपये का, ठीक है। चौथा साल माइनस करो, 60,000 रुपये मशीन का दाम हो गया। 5वां साल माइनस करो 10,000 रुपया, मशीन 50,000 रुपये हो गया, ठीक है। इसके बाद 50,000 है मशीन का दाम। इसके बाद छठा साल माइनस करो, इसमें से यहाँ ले आए हैं ऊपर में, तो 10,000 माइनस करो, 40,000 रुपये हो गया। फिर 7वां साल 10,000 रुपये माइनस करो, 30,000 हो गया। 8वां साल फिर 10,000 रुपये माइनस करो ओरिजिनल कॉस्ट पे, मशीन 20,000 का हो गया। 9वां साल फिर 10,000 रुपये माइनस करो, मशीन जो है वो 10,000 का हो गया। और जब 10वां साल डेप्रिसिएशन माइनस करोगे तो मशीन कितने का हो गया? जीरो, लड्डू हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए, मशीन का जो 10 साल में है वो 10 साल में वैल्यू हो गया जीरो। 10 साल में 1 साल 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 साल में मशीन का वैल्यू, जब 10 साल खत्म हुआ तो मशीन का वैल्यू जीरो हो गया। आप बताइए कि जब 10 साल का अंत हुआ तो मशीन का वैल्यू जीरो, इसका मतलब मशीन पूरा बर्बाद, धड़ाम, खत्म, ऐसा हो सकता है क्या? 10 साल मान लीजिए बिल्डिंग का लाइफ है, तो 10 साल के बाद जैसे ही 10 साल कंप्लीट हुआ धड़ाम से बिल्डिंग गिर जाता है क्या? नहीं, उसके बाद भी आप बिल्डिंग का इस्तेमाल कर सकते हो। 10 साल के बाद भी आप किसी मशीनरी का इस्तेमाल कर सकते हो। स्कूटर का लाइफ खत्म हो गया, बाइक का लाइफ खत्म हो गया है, लेकिन फिर भी वो चल सकता है। तो अनरियलिस्टिक है ये, इसका वैल्यू जीरो हो गया। अब आपका एक बुक्स ऑफ अकाउंट में, जो आपका बुक्स ऑफ अकाउंट में मशीन का, या फिर आपका जो बैलेंस शीट के एसेट साइड में मशीन का वैल्यू दिख रहा है जीरो, लेकिन मशीन अभी भी काम कर सकता है, वो काम में लाया जा सकता है। तो इस मेथड से बोल रहा है कि मशीन तो खत्म, लेकिन
एक्चुअली में जो रियलिस्टिक है, जो रियलिटी है, उसमें मशीन ख़त्म नहीं हुआ है। तो इस मेथड से बोलता है मशीन जीरो, लेकिन एक्चुअली में ये मशीन ख़त्म नहीं हुआ है, उससे अभी भी काम किया जा सकता है। ये इसीलिए इसका एक लिमिटेशन है, ये आपका जो है एक डिमेरिट है। फिर बोलता है डिफ़िकल्टी इन डिटरमाइनिंग द स्क्रैप वैल्यू। अब स्क्रैप वैल्यू जो है हम आपको यहाँ बताए थे कि कबाड़ में जब बेच देंगे तो 10,000 में बेचेंगे। ये आप एस्टिमेट करोगे, क्या करोगे, एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू 10,000 है। आप ये अंदाज़ा अभी बैठ के लगा रहे हो कि जो आपका 10 साल के बाद जब मशीन को कबाड़ में बेच देंगे तो 10,000 रुपये आ जाएगा, लेकिन आप 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद की बात कर रहे हो। अब 10 साल में या 20 साल में क्या होगा ये आपको पता नहीं है। हो सकता है कि जो आपने सोचा था कि 10,000 रुपये उसको बेचेंगे, हो सकता है कोई खरीदने को तैयार ही ना हो, कबाड़ में भी हम नहीं कर देंगे। या अगर आप सोचे थे 10,000 में बिकेगा, हो सकता है कि वो 4,000, 5,000 में ही बिके। तो ये एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू है, इसका भी एस्टिमेशन ठीक से नहीं किया जा सकता, इसीलिए ये भी इसका एक डिमेरिट है। तो लगभग हमने सारा पॉइंट को कंप्लीट कर लिया है। फैक्टर डिटरमाइनिंग द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन, मेरिट एंड डिमेरिट, यहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो से आपका स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन। सबसे पहले हम आपको एग्जाम्पल बताएंगे। एक आपका जर्नल एंट्री भी रह गया है जो कि बहुत आसान है। जर्नल एंट्री के रूल में भी हम लोगों ने सारा पढ़ा है। तो एक्चुअली में जो हम अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, इसमें जो मेथड से हम कैलकुलेट करेंगे स्ट्रेट लाइन मेथड से, तो उसमें हम एसेट अकाउंट बनाएंगे, ना कि डेप्रिसिएशन का कोई अकाउंट। जो भी एसेट है हम एसेट का अकाउंट बनाएंगे और उसमें से डेप्रिसिएशन हम क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस करते चले जाएंगे, डेप्रिसिएशन उस पर लगाते चले जाएंगे। तो देखिए हम अकाउंट प्रिपेयर करेंगे और अकाउंट जर्नल एंट्री का लेज़र पोस्टिंग ही होता है। तो आप जर्नल से लेज़र में पोस्ट करना सीख गए हो, समझ गए हो कि किस तरीके से पोस्ट किया जाता है, तो बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है आपके लिए डेप्रिसिएशन को लगाने का या डेप्रिसिएशन के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो से हम स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना सीखेंगे। थैंक यू।